आइए शुरुआत करते हैं बंगाल की सियासी खबर के साथ। बंगाल की रक्त रंजित राजनीति पूरे देश में कुख्यात है और एक बार फिर से 24 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में और इस चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू है। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब हिंसा ना हो रही हो। आज तो दिन दहाड़े पुलिस वालों की मौजूदगी में बमबाजी हो गई, एक दूसरे पर बाकायदा जिंदा बम चले। बमों के धमाके से पूरा बंगाल थर्रा रहा है। राजनीति भी हो रही है लेकिन बमों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही और लग ऐसा रहा है मानो बम और बंगाल एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। बीच सड़क पर बम फेंके जा रहे हैं। बवाल करने वालों को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। बॉयज तो मारो ना। शहर की सड़क मानो जंग का मैदान बन चुकी है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले की। देखिए कैनिंग इलाके में कैसे भीड़तंत्र यहां लोकतंत्र के पर्व को रक्त रंजित करने में जुटा है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए जा रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो गुटों में ही बवाल हो गया। जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन बवाल करने वाले पूरी तैयारी से पहुंचे थे। देखते ही देखते बमों से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। पूरा इलाका धुआं धुआं। इस बवाल में टीएमसी का एक कार्यकर्ता जख्मी हुआ। बंगाल का चुनाव किस कदर बमों के साथ लड़ा जा रहा है, इसकी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जो अभी आपने देखी वो आज की, दूसरी तस्वीर इसी साउथ 24 परगना जिले की जो कल आई। जिले के भंगोर इलाके में मंगलवार को बवाल हुआ और जब पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा तो उन पर बम फेंके गए। बताया जा रहा है कल इस जगह पर 7 राउंड गोलियां चली, करीब 55 बम फेंके गए। इस घटना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को सख्त एक्शन लेने को कहा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि देखिए कैसे जिले के दूसरे इलाके में आज बम फेंके गए। पंचायत चुनाव का जिस दिन से नामांकन शुरू हुआ उसी दिन से राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही है। चुनाव में हिंसा के लिए तैयारी किस स्तर पर है उसकी ये तस्वीरें देखिए जो बांकुड़ा से आई हैं। पुलिस ने 2 कार से 8 लोगों को पकड़ा जिनके पास से ये बम बरामद किए गए।
पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली थी कुछ लोग पंचायत चुनाव के नामांकन में बाधा डाल सकते थे, जिसके बाद जांच के दौरान कार से बम मिले। পুলিশ কে ওরা লাঠি আমরা ব্যারিকেড করে আটকাই ওদেরকে যেতে জন্য, তো ওরা পুলিশকে আক্রান্ত করেছে, মেরেছে, তারপরে পুলিশ जो है ওদেরকে আটকেছে। ওটা দেখছি পুলিশের কথা দেখছি। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि टीएमसी की साजिश है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। बवाल का आलम यह है कि बांकुरा में आज बीजेपी सांसद सौमित्र खान के काफिले को टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया। जून से लेकर अब तक जो बवाल हुआ उसे जान लीजिए। साउथ 24 परगना में बमबाजी और बवाल, बांकुरा में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला, वर्तमान में लेफ्ट टीएमसी में भिड़ंत, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता की हत्या। इसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ मीटिंग की ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। हिंसा और बवाल को देखते हुए बीजेपी मांग कर रही है कि केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव कराया जाए। फिलहाल 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। बंगाल के बाद बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सत्ताधारी गठबंधन में अंदर खाने तनाव की खबरें सामने आ रही हैं और 2 दिन से जो हो रहा है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन की गांठ और बढ़ सकती है। कल अखबारों में एक विज्ञापन छपा, जिसके बाद फडणवीस की नाराजगी की खबर सामने आई। आज एक कार्यक्रम में फडणवीस और शिंदे दोनों को एक साथ होना था। शिंदे तो पहुंचे लेकिन फडणवीस नहीं आए और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली तस्वीर मंगलवार 13 जून की है। कोल्हापुर में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को जाना था, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं गए। दूसरी तस्वीर मुंबई की है। शाम को सीएम के साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को भी जाना था, लेकिन यहाँ भी डिप्टी सीएम फडणवीस नहीं गए। सवाल ये है कि क्या बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच रिश्ते ठीक नहीं रह गए हैं? ये सरकार अंतर्विरोध से गिर जाएगी, ये पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 3 महीने की जो मुदत दी है, मोहलत दी है, उसके आधार पर भी ये सरकार 2 महीने के बाद नहीं रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है, निर्देश स्पष्ट है, सब कुछ गैरकानूनी, इलीगल है, संविधान के विरोध है। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच मनमुटाव की खबरें तो पिछले कई दिनों से थी, लेकिन मंगलवार को खबरों में छपे विज्ञापन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इस विज्ञापन में सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। सर्वे के आधार पर शिवसेना की तरफ से छपवाए गए इस विज्ञापन में बताया गया है कि सीएम के लिए शिंदे 26.1% लोगों की पसंद है, जबकि फडणवीस को 23.2% लोगों की पसंद बताया गया है। माना जा रहा है कि इस विज्ञापन की वजह से फडणवीस खुश नहीं है। हालांकि शिंदे की शिवसेना कह रही है कि कोई मनमुटाव नहीं है। शिवसेना भाजपा महायुती येणाऱ्या लोकसभा, येणाऱ्या विधानसभा, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढेल आणि पूर्ण ताकदीने या विकासाच्या मुद्द्यावर जिंकेल असा मी या ठिकाणी विश्वास। ये जब सब अफवाहें उठाई जाती है वो इसीलिए कि आगे चल के शिवसेना में कोई दरार पड़े और एक अपोजिशन पार्टी का एक काम करने का तरीका है कि ऐसी कुछ अफवाहें उठाए ताकि यहाँ पे नाराजी हो जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हम सब ने निर्धार किया है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार युति को आज से है उससे ज़्यादा एमपीज़ को
चिता के लाना है और मोदी जी को ताकत देनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम शिंदे के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं? अब जरा अतीत के पन्नों को पलटकर इस कहानी को समझते हैं। पिछले साल शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की तो उद्धव ठाकरे को सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद शिंदे और बीजेपी साथ आएंगे। तब ये लग रहा था कि शिंदे के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के नाम पर शिंदे का नाम फाइनल किया गया। नाराज फडणवीस ने उस वक्त ऐलान किया था कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। फडणवीस के इस बयान से मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेतृत्व को बेचैन कर दिया है। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को कैमरे पर आना पड़ा। इसके बाद आनंद फानन में फडणवीस ने डेप्युटी सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून। इससे पहले 2014 में जब शिवसेना और बीजेपी की साझा सरकार थी, तब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनकी कैबिनेट में शिंदे मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 2022 में सियासी तस्वीर बदली, शिंदे फडणवीस के बॉस हो गए। बीजेपी और शिंदे को लेकर हो रहे सियासी विवाद ने विरोधियों को हमले का मौका दे दिया है। भाजपा धोखेबाज पार्टी है। अब शिवसेना सबसे पुराना अगर उसका कोई एलाई था तो शिवसेना थी। बाल साहब ठाकरे ने उन्हीं ने महाराष्ट्र में इन्होंने कदम रखने दिया। मुख्यमंत्री उनका होता थी तो बस शामिल होते थे, उनको तोड़ डाला इन्होंने। अब उनको तो बना दिया आपने, न इधर के रहे न उधर के रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और आप चाहते हैं कि वो वही करें जो आप चाहते हैं। अब 27% कौन पॉपुलर है, 23% कौन पॉपुलर है, खरीदी हुई सरकारें चलती नहीं। शिंदे और बीजेपी के बीच तनातनी की एक खबर पिछले हफ्ते सामने आई थी। तब शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफा देने वाला दाव चला था। पिछले दिनों श्रीकांत शिंदे के इलाके में बीजेपी ने शिंदे का विरोध करने का फैसला किया। हुआ ये था कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता के खिलाफ जो है महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज किया गया और बीजेपी का यह आरोप था कि इस केस दर्ज करने के पीछे शिंदे गुट का हाथ है और यही वजह थी कि बीजेपी ने शिंदे के खिलाफ उनके इलाके में मोर्चा खोल दिया। शिंदे और बीजेपी के बीच तकरार की एक वजह लोकसभा सीटों के प्रभारी की घोषणा भी है। बीजेपी ने राज्य में सभी 48 सीटों पर प्रभारी बनाकर लड़ने की तैयारी की है। माना जा रहा है शिंदे गुट इससे नाराज है। और अब इस वक्त की पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज जानिए आप। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई गई है। दरअसल एक कार्यक्रम था, अधिकारियों से काम को जल्दी निपटाने की बात नीतीश ने इस कार्यक्रम में कही। नीतीश कुमार ने कहा, आप लोग तो कह रहे हैं कि जनवरी 2024 तक काम निपटा लेंगे, लेकिन आग्रह करेंगे और जल्दी कीजिए, जितना जल्दी होगा उतना ठीक, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता। कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही लोकसभा चुनाव हो। कोई ठिकाना है क्या कि चुनाव पहले ही करा लिया जाए? ये वो आशंका जो नीतीश कुमार की तरफ से जताई गई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, नीतीश कुमार की तरफ से वक्त से पहले लोकसभा चुनाव कराने की जो आशंका जताई गई है, उसके पीछे का आधार क्या है प्रकाश? देखिए, कोई आधार अब तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार इसके पहले भी अपने अधिकारियों पर दबाव बनाते रहते हैं, ये कहकर कि जल्दी जल्दी काम करिए, कब चुनाव हो जाएगा किसी को नहीं पता है। बहुत सारा कार्यक्रम है जो पहले से तय था लेकिन वो समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उससे पहले निपटाएं उसे। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार यह भी कहते आ रहे हैं कि 23 जून को जो विपक्षी एकता होनी है उसमें कई दलों के नेता भी आएंगे और उनके साथ में एकजुटता दिखाई जाएगी। तो क्या एजेंडा हो सकता है, किस एजेंडे पर रणनीति बनाई जा सकती है, कैसे मोदी के खिलाफ में जो मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, उसका क्या होगा, ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी है। और ऐसे में अब आप मेरे साथ रहिए प्रकाश कुमार, जरा सुनाते हैं दर्शकों को नीतीश कुमार ने कहा क्या है। कवर कर दीजिए ताकि ठीक ढंग से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो।
तो ये सब काम तो अब कर रहे हैं, तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा। भाई 24 के जनवरी तक हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से काम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को कितनी खुशी होगी। आज जो आप काम करते हैं अपने तरफ से, तो इन सब चीजों को तो लोगों को मालूम ना होना चाहिए। 2024 कौन जीतेगा देख रहे हैं आप। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार संभावना ये जता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तय वक्त से पहले हो सकता है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की। दिल्ली में बैठक हो रही है, बिहार बीजेपी के 2 दर्जन नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं, सुशील मोदी नजर आ रहे हैं, गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, तमाम बिहार बीजेपी के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा समय से बैठक चल रही है और माना जा रहा है बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर ही बात हो रही है। इस बीच जीतन राम मांझी और नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए। विलय के संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? दुकान का मतलब होता है खरीद फोक्त, तो वो माफ़ करेंगे। खरीद फोक्त में वो लोग विश्वास करते हैं और यही किया है वो लोग। हम लोग कभी खरीद फोक्त की बात नहीं की है। हमारी दुकान ये नहीं रही है। हम जनता के हित में जब मुख्यमंत्री के रूप में 34 निर्णय लिए थे, उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन किया।